नमस्ते दोस्तों। एट्रियल फिब्रिलेशन या हम कॉमनली कहें तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते 80 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों में लगभग 40% लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। 60 साल के ऊपर से लगभग 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक बार लाइफ में कम से कम हो चुका है। तो आज हम एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में सीखेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि दिल की धड़कन बिगड़ी हुई है। ये बीमारी अमूमन लोगों को पता नहीं होती है और उसके चलते हुए इग्नोरेंस के चलते कई बार सीधे सीधे एक यंग पर्सन में 20 साल के बच्चे में 30 साल के बच्चे में सीधे लकवे से ही पता चलती है। हमारे पास ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, उसके कारण लकवा हुआ और लकवे के बाद में अब ठीक है हमने हार्ट ठीक कर दिया, एट्रियल फिब्रिलेशन ठीक कर दिया, बट लकवे से बेचारे की ज़िंदगी भर अपंगता बनी रहती है। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिजीज़, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। शायद आप जानते हो मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर गुड़गांव। साथ ही साथ मेरा एक क्लिनिक है विच इज़ देयर ऑन द गोल्फ कोर्स रोड बैंग नियर द फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। इस क्लिनिक पे हम सेकंड ओपिनियन देते हैं फॉर एनी प्रोसीजर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट और ब्लड वेसल्स, बच्चों के दिल की सर्जरी, बड़ों की सर्जरी, लेज़र वेन अब्लेशंस, किसी भी तरह की हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर या वस्कुलर रिलेटेड प्रोसीजर के लिए हम ओपिनियन देते हैं। नाउ व्हाट इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन? अब भगवान ने जो हमें दिल दिया है उसमें दो तरह के चैम्बर्स होते हैं, दो तरह के कमरे होते हैं। ये जो दो अपर चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं एट्रिया। इनका काम होता है खून को रिसीव करें। दीज आर द रिसीविंग चैम्बर्स इन द हार्ट। एंड फिर दोनों की तरफ से एक एक वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड में, और दोनों रिसीविंग एरिया से जो पंपिंग एरिया है, जो मेन मोटर ऑफ द हार्ट इज द वेंट्रिकल्स, जो नीचे के चैम्बर्स हैं। इस वाल्व के थ्रू, इनफ्लो वाल्व के थ्रू, माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड इनफ्लो वाल्व्स हैं, और यहाँ से जब एक्चुअली खून आता है तो जोर से दिल धड़कता है। जब दिल धड़कता है तो पीछे वाले वाल्व जो इनफ्लो वाल्व्स हैं बंद हो जाते हैं और खून आगे जाता है आउटफ्लो वाल्व्स में। आउटफ्लो वाल्व्स दो हैं, एक है पल्मोनरी वाल्व और दूसरा है एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व खुल जाते हैं और हार्ट के प्रेशर से जो खून बॉडी में गया उसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर वेयर द वेंट्रिकल्स आर ऑपरेटिंग। वेंट्रिकल्स मेहनत जो कर रहे हैं। सो ये जो रिदम है दिल की कि पहले ऊपर का कमरा धड़केगा और फिर नीचे का कमरा धड़केगा, या फिर पहले ऊपर का चैम्बर धड़केगा और फिर नीचे का चैम्बर धड़केगा, इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस होल डिजीज जनरेशन। बिकॉज देखिए, जो भी इंसान हो उसमें जो नॉर्मल रिदम हम कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम, वो लगभग इस एरिया से शुरू होती है। यहाँ से जो दिल की धड़कन शुरू हुई वो एक वेव की तरह दोनों एट्रिया में जाती है, दोनों ऊपर वाले कमरों में जाती हैं। ये वेव वाली जो धड़कन है स्लोली जाती है और एक जगह जाके पॉज करते हैं, जिसको एवी नोड कहते हैं। अब ये ऐसा सर्किट भगवान ने दिया हुआ है कि शुरुआत उसी धड़कन की शुरुआत हुई। एक तरीके से कहें कि एक हमने मैसेंजर को बैटन दी, वो मैसेंजर बैटन लेके दूसरे मैसेंजर तक जब तक पहुंचेगा उतना उसमें टाइम लगेगा। एक व्यक्ति जब तक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे उतना समय लगता है, और उतने समय में ऊपर वाले चैम्बर्स धड़क जाते हैं फिजिकली। फिर जो ये मैसेज या ये जो इलेक्ट्रिक करंट वेंट्रिकल्स में जाता है तो वो तेज़ी से जाता है, बिकॉज वेंट्रिकल में करंट जाने की स्पीड तेज होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेटर होता है। यहाँ से स्लो कंडक्शन हुआ और फिर इसके आगे जो तेज कंडक्शन हुआ उसके बाद जब वेंट्रिकल धड़कते हैं तो इकट्ठे एक साथ धड़कते हैं। सो पहले ऊपर का चैम्बर धड़का और फिर नीचे का चैम्बर धड़का। इसी को ही हम धक 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 धक, जो दिल की धड़कन को हम डुप्लेट्स में हम बोलते हैं, उसका पर्पस ही ये है, क्योंकि ऊपर का दिल धड़का फिर नीचे का दिल धड़का। इसके कारण से पंपिंग एफिशिएंसी रहती है। नाउ एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा तरीका है या ऐसी बीमारी है जिसमें कि ऊपर का जो हमारा मेन पेसमेकर है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। जो खुद का नेचुरल धड़कन की जनरेशन या उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। अब एक नेचुरल पेसमेकर की बजाय ये जो पाथवेज हमने दिखाए थे एट्रियल धड़कने के लिए, जो एट्रिया के थ्रू स्लोली कंडक्शन जाता है, उसमें हर पॉइंट पे हर कोई बोल रहा है कि भाई मैं पेसमेकर, मैं पेसमेकर, मैं पेसमेकर। तो एट्रिया
में कई सारे फोकाए इकट्ठे करंट छोड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेसमेकर किसी कारण से सप्रेस हो गया। दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द डिजीज़। जैसे ही ऐसा हुआ तो अब इतनी सारी वेव्स आ रही हैं नीचे, और जैसे ही वेंट्रिकल में पहुंचेगी तो वेंट्रिकल के पास जो धड़कने की क्षमता होती है वो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि सब मास्टर्स को सुने। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं टिपिकली हमारे हॉस्पिटल में जोकिंगली, बिकॉज ये आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होता क्या है, नर्स होती है एक, उसके साथ होते हैं 8 पेशेंट्स, और डॉक्टर्स होते हैं 20, अलग अलग 20 डॉक्टर आके, 20 मैनेजर्स आके, नर्सिंग सुपरवाइजर्स आके, फिजियोथेरेपिस्ट आके, कोई भी आके ऑर्डर्स जो भी देना होता है एक नर्स को देते हैं, और उसी एक नर्स ने पेशेंट को इलाज भी देना है, पेशेंट की एंट्री भी करनी है, दवाई भी रिसीव करना है और दवाई की एंट्री भी करनी है, पेशेंट को अगर यूरिनेशन जाना हो तो उसके लिए भी मदद करनी है। तो टिपिकली एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है लगातार। मैं जोकिंगली यही कहता हूँ अपने हॉस्पिटल में भी, और आपको एग्जाम्पल के तौर पे यही समझाना चाहता हूँ कि जब तक एक डॉक्टर और एक नर्स हैं तो उस एक पेशेंट का इलाज बढ़िया से होता है। एक डॉक्टर ने एक नर्स को बताई, उसी नर्स ने उस पेशेंट का ध्यान रखा, तो जब तक ये जो रिदम का पैटर्न है 1 to 1 1 चल रहा है, हार्ट इज पंपिंग टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब जब उसी नर्स को बताने के लिए 20 लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अब नर्स 20 के 20 मैसेजेस तो पेशेंट तक पहुंचाने की क्षमता ही नहीं रखती। तो टिपिकली होता क्या है कि ऊपर का जो एट्रिया है वो फड़कते हैं, बट दे जस्ट कीप शाउटिंग, लगातार एट्रिया फड़कते रहते हैं, उनकी जो पंपिंग की एक्शन होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो धड़कन नीचे गई वो रैंडमली जाती है। अब हर किसी का ऑर्डर सुन नहीं सकते हैं, तो जो आया पहले उसका ऑर्डर सुन लिया, दूसरा जो आया उसका ऑर्डर मिस हो गया, तीसरा आया उसका ऑर्डर सुन लिया, चौथा पांचवा छठा हमने मिस कर दिया, तो दिल की धड़कन हो जाती है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। कि भाई वैसे तो नर्स अपना सारा काम पंक्चुअली सब ठीक कर रही थी, अब सडनली बिकॉज उसको इतने सारे ऑर्डर्स आने लग गए तो वो इर्रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स हो जाती है। सो टिपिकल हॉलमार्क ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज द पल्स रेट बिकम्स फास्ट, इट कैन गो अप टू 150 to 200 इन एक्सट्रीम केसेस। एक्सट्रीम केसेस में 200 तक जाता है, बट जनरली एडल्ट्स में 120 से 160 इज मोर कॉमन। और उस धड़कन के साथ में इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, तो अगर आप ऐसे पेशेंट का ईसीजी देखेंगे तो जो नॉर्मल ईसीजी रेगुलरली चलता रहता है वैसा रेगुलर ईसीजी नहीं आएगा। अब इस एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर के एरियाज जो कि धड़कते हैं, तो उसके धड़कने के कारण व्हाट वी कॉल इज कि ये एट्रियल किक है, जो कि ब्लड आया। वैसे तो देखिए हार्ट की बनावट ऐसी है, भगवान ने ऐसी दी है कि जब खून दिल में आता है तो वो गुरुत्वाकर्षण से भी ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के नीचे जा सकता है, बट उस एम्प्टी को इम्प्रूव करने के लिए एंड में एट्रिया धड़कते हैं। जो दोनों एट्रिया धड़कते हैं तो इस एट्रियल किक के कारण से लास्ट 30% ऑफ द ब्लड विच इज फ्लोइंग इनटू द वेंट्रिकल इज इंक्रीज्ड, और फिर जो वेंट्रिकल आगे पंप करता है तो पीछे के वाल्व बंद हैं, पूरा खून आगे जा रहा है। दैट इज जब वाल्व्स अच्छे हैं। तो जब एट्रियल फिब्रिलेशन कम्स एज अ आइसोलेटेड डिजीज, उसमें हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी 30% तक कम हो जाती है। दैट इज द फर्स्ट मैसेज टू यू कि एट्रियल फिब्रिलेशन के चलते हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम हुई, हार्ट की रेट बढ़ी और वो इर्रेगुलरली इर्रेगुलर हुई। ऐसे सिनारियों में जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होगा पेशेंट को, जो कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स होती हैं, एक तो उस पेशेंट को घबराहट होगी क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ गई अचानक से और वो भी इर्रेगुलर हो गई। देखिए जब तक ये रिदम में चल रहा है दिल, किसी को अवेयरनेस भी नहीं होती है कि दिल की धड़कन कितनी है, कैसी है, बट जैसे ही इर्रेगुलरली बीट करने लगे तो उस इंसान को अवेयरनेस होगी, अगर पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है। पर जिनको फिर हैबिचुअली हो जाता है, 100वीं बार होगा, 200वीं बार होगा ना, तब तक वो ब्रेन उससे एडजस्ट कर चुका है। सो टिपिकली पहले फ्यू एपिसोड्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन में पेशेंट को ज़रूर घबराहट होती है, और वो घबराहट का एक कारण तो है कि दिल की धड़कन बढ़ गई, वो महसूस हुआ। दूसरा, जो हार्ट अगर हमारा सपोज 5 लीटर हर मिनट में पंप कर रहा था, अब वो सडनली उसकी पंपिंग एफिशिएंसी कम हो गई और वो 3.5 लीटर ही पंप कर पा रहा है। तो खून कम मिलने से कमजोरी भी होती है। जब घबराहट हो, कमजोरी हो, तो ऑब्वियसली पहली चीज़ पेशेंट करेगा इस हॉस्पिटल में पहुंचो।
अब जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचे, अगर आपके पास मीन्स अच्छे और अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचे, तो टिपिकली वी ट्राई कि ऐसे में एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी रिदम को वापस हम नॉर्मल ले आएँ। उसके लिए कुछ केमिकल्स देके, कुछ इंजेक्शंस देके भी किया जा सकता है, या कुछ वेगल मैन्यूवर्स होते हैं, शुरू में कोशिश की जाती है कि वेगल मैन्यूवर्स करके उसे ठीक करें, बट दैट इज़ नॉट समथिंग यू शुड ट्राई एट होम। सो कई सारे यूट्यूब के वीडियोज़ मैंने देखे हैं जहाँ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए वेगल मैन्यूवर्स घर पे सिखाए जा रहे हैं। दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि कभी वेगल ओवर स्टिमुलेशन के चलते अगर हार्ट रेट अचानक से कम हो गई तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड रादर दिस शुड बी डन इन अ इमरजेंसी सिनेरियो, जहाँ पे डॉक्टर पहुँचे हों, डॉक्टर साथ में हों। किसी समय पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने हार्ट की रिदम को ठीक किया, तो जिस दौरान हार्ट केवल ऐसे फड़फड़ा रहा था, एट्रिया ऐसे फड़फड़ा रहे थे और वेंट्रिकल कम पंप कर रहे थे, उस समय बहुत ज़्यादा खून एट्रिया में इकट्ठा होना लगता है। और वो इतना ज़्यादा खून इकट्ठा होता है कि इकट्ठा होने के कारण से अब फ्लो आगे नहीं जा रहा है अच्छे से। तो हमारे खून में भगवान ने एक ऐसी प्रॉपर्टी दी है कि अगर खून कहीं भी स्थिर रहेगा तो वो थक्का बना देगा, क्लॉट बना देगा। अब जैसे मुझे यहाँ चीरा लगा, जब तक खून अंदर मेरे दिल के नसों के अंदर दौड़ रहा है सब बढ़िया है। जैसे ही क्लॉट बना, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भगवान ने, नेचर ने हमें दिया है कि जैसे ही खून हवा के टच में आया वो एक क्लॉट बना देगा, एक थक्का बना देगा। ये थक्के का मेन पर्पस है कि अब और ब्लीडिंग ना हो, ताकि हमारा रिसाव ब्लड का जाके हमें जान नहीं चली जाए। सो दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ब्लड। अब यही अगर एट्रिया में खून का थक्का बना रहा, तो जो एट्रिया के अपेंडेजेस होते हैं, ये ऐसा एरिया है जैसे कि इंसान का अपेंडिक्स होता है पेट में, इसको भी अपेंडिक्स जैसा ही बोलते हैं, कि ये छोटी सी प्रोजेक्शन होती है एट्रियास के साथ में, जिसमें कि खून का फ्लो बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, और वहाँ पड़े पड़े खून क्लॉट बना देता है। अब जैसे ही वो क्लॉट बनी, इट इज़ लाइक अ मिसाइल। ये क्लॉट आगे जाके कभी भी खिसक सकती है और सर्कुलेशन में जाके सीधा, पहली नस जो यहाँ से निकलती है वो ब्रेन में जाती है, सीधा ब्रेन में जा सकती है। तो क्यों एट्रियल फिब्रिलेशन में लकवा आता है? इनफैक्ट मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 500-600 ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि 60 साल की उम्र से कम हैं, और उनको अटैक से, लकवे से सीधे सीधे पहली बार लाइफ में पता चला, और उसका कारण था दिल की धड़कन बिगड़ना। इतना कॉमन है ये प्रॉब्लम। अब एक डॉक्टर को 500-600 ऐसे पेशेंट्स मिल चुके हैं, तो आप सोच सकते हो कि बाकी वो क्या हाल होगा। और दैट इज़ द सच अ कॉमन प्रॉब्लम। फिर भी कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि लकवा आया, ठीक है, लकवे के लिए अब किस्मत थी हमारी, हम चले गए। अब किसी किस्मत वाले पेशेंट को पहला जो लकवा आता है वो बहुत छोटा सा लकवा आता है, व्हाट वी कॉल इज अ ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। मतलब आया लकवा, उससे या तो केवल चेहरे पे थोड़ी सी पैरालिसिस हुई, या केवल एक हाथ की या दूसरे हाथ की पैरालिसिस हुई, या अगर पूरे शरीर की भी पैरालिसिस हुई तो 2-4 मिनट में ही ख़त्म हुई, क्योंकि वो थक्का जो था फ्रेश बना था, जेली जैसा था, वो आगे खिसक गया, उसका टुकड़े हो गए और वो खिसक गया आगे। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए लकवा आया, तो भी इंडिया में इतने सारे पेशेंट्स हैं, भारत में इतने सारे पेशेंट्स हैं कि एक बार लकवा हुआ, 5 मिनट के लिए हुआ, पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं गया। तो कुछ खुशकिस्मत होते हैं, लगभग 60 से 70% लोग होते हैं जिनको जब पहला लकवा आता है तो वो एक तरीके से भगवान की वार्निंग होती है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, संभाल लो। बट ऐसी वार्निंग को लोग इग्नोर करते हैं, और फिर जब दूसरा लकवा आता है तो उससे बड़ा डैमेज होता है। तो आज के वीडियो के जो 2 पर्पस हैं आपको बताने के लिए, एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन एज अ बैड धड़कन, कि भाई ये जो धड़कन है आपके लिए हानिकारक है, इससे आपकी जान जा सकती है, और ये इतनी कॉमन है कि 80 साल के ऊपर में लगभग 40% लोग इसी धड़कन के साथ नॉर्मली जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई अनयूजुअल चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे पेशेंट्स जिनको कि वाल्व की डिजीज़ है, माइट्रल वाल्व पर्टिकुलरली, माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रीगर्जिटेशन, इसमें पर्टिकुलरली एट्रियल फिब्रिलेशन सेकेंडरीली होने का चांस ज़्यादा होता है। बिकॉज माइट्रल वाल्व, जैसे मैंने बताया कि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि सारा खून जो माइट्रल वाल्व के थ्रू नीचे आने वाला है, इस वाल्व में ही अगर ब्लॉक हो तो वैसे भी खून इकट्ठा बहुत ज़्यादा एट्रिया में हो रहा है, और जब किसी भी कारण से हमारे एट्रिया, या जिनको हम हिंदी में आलिंद बोलते हैं, ये जो आलिंद हमारे फैलने लगते हैं, फूलते रहते हैं, तो इसी में ही नए करंट पैदा करने वाले सोर्सेस तैयार होते हैं जिनके थ्रू अबनॉर्मल रिदम जनरेट होती है। अब इन सिनारियों में बेसिकली जो शुरुआत होती है वो पल्मोनरी वेन्स के आसपास से होती है, जो कि खून फेफड़े की नसों से, फेफड़े की नसें जब दिल में आ रही हैं उस एरिया से दिल की धड़कन बिगड़ती है।
अब माइट्रल वाल्व की बीमारी वाले पेशेंट में टिपिकली हमारा फर्स्ट मैसेज यही होता है कि भाई एट्रिया बड़े हो रहे हैं, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। जब भी किसी माइट्रल वाल्व वाले मरीज में पहली बार एट्रियल फिब्रिलेशन आए, दैट इज़ द वार्निंग टू यू कि भाई अब सर्जरी करा लो। तब तक के लिए दवाइयों से इलाज चलता है, क्योंकि पहली बार जो हुआ एट्रियल फिब्रिलेशन, उसको फिर भी अगर आज हमने माइट्रल वाल्व का ऑपरेशन करा लिया और ऑपरेशन कराने के बाद में ये वाले जो एट्रिया हैं इससे प्रेशर हट गया, तो चांसेस होते हैं कि कई सालों तक दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। पर अगर उस समय पे भी एट्रियल फिब्रिलेशन के बावजूद माइट्रल वाल्व का इलाज नहीं किया तो वो लोड बढ़ता रहता है एट्रिया पे, एंड जो एक आइसोलेटेड एपिसोड ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन है बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियल फिब्रिलेशन 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कि पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि आती है जाती है, मतलब दिल की धड़कन बिगड़ी थोड़ी देर के लिए फिर वापस ठीक हो गई, बिगड़ी थोड़ी देर के लिए फिर ठीक हो गई। जब 1-2 बार ही ऐसा लाइफ में हुआ हो तो पैरोक्सिस्मल। फिर इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट होता है कि कई बार आई गई ऐसी दिल की धड़कन बिगड़ती रही, एंड देन इवेंचुअली फाइनल स्टेज आती है परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में इनफैक्ट टिपिकली ये होता है, या क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन भी उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, कि क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन और परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में इसको रिवर्स करने की स्ट्रैटेजी छोड़ दी जाती है। टिपिकली कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती रिवर्स करने की, बट डॉक्टर्स का फिर फोकस हो जाता है कि भाई अब तो ये परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है, अब कम से कम दिल की धड़कन ही हम कम कर दें। भले इरेगुलर है हार्ट बीट, बट उसको 120, 140, 160 की बजाय अगर हम 60, 70, 80 की रेंज में ले आएंगे तो इंसान फिर भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे। सो आपको तीनों टाइप के एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने बता दिए, उनका इंपॉर्टेंस समझा दिया। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट के 2 मोटे तौर पे रूल्स हैं। पहला है कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन को हम ठीक कर सकें, रिदम को इम्प्रूव कर सकें। दूसरी चीज़ है कि यदि इसमें हमें खून का थक्का बन रहा है तो ऐसे खून के थक्के में वी गिव व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लड थिनर फॉर लाइफ। कुछ खून पतला करने की दवाई या तो वारफेरिन, एसिट्रॉम होती है, या जो आजकल नई दवाइयाँ आई हैं एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन, डैबिगेट्रॉन, ये दवाइयाँ आपको दी जाती हैं ज़िंदगी भर के लिए, कि भाई ज़िंदगी भर के लिए खून पतला रखना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये खून गाढ़ा होकर थक्का बनाएगा और आपके ब्रेन में जाएगा। सो जो ओवरऑल आपको अभी इस तक मैसेज पहुंचा है, जस्ट टू रिकैप, कि एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ अ कॉमनेस्ट अरिथमियास। इसके चलते हुए बीपी कम होना, कमजोरी होना, पाल्पिटेशंस होना बहुत कॉमन है। इसके चलते लकवा आना इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन दैट पीपल हैव, और अगर ये किसी वाल्व की डिजीज़ के कारण आ रही है तो रिवर्सिबल होती है अर्ली स्टेजेस में, बाद में परमानेंट हो जाती है। अब वाल्व की डिजीज़ के अलावा ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके चलते एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, तो उसमें सबसे कॉमन इज़ डायबिटीज़। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिनका हाई बीपी है, तो कोई भी इंसान जिसका दिल अदरवाइज भगवान ने बिल्कुल नॉर्मल बनाया है, अगर उसका हाई प्रेशर बनता रहेगा तो उस हाई प्रेशर के चलते भी धीरे धीरे करके जो एट्रिया पर लोड आ रहा है, उस एट्रिया के लोड के कारण एट्रिया डायलेट करने लगते हैं, एंड इवेंचुअली एक दिन पे एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, यही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है कि बुढ़ापे में जाके एट्रियल फिब्रिलेशन का इंसिडेंस इतना ज़्यादा है। जो 20 और 40% की हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ अनट्रीटेड हाई बीपी एंड अनट्रीटेड डायबिटीज़। सो सबसे कॉमनली इन दोनों को ठीक करना ज़रूरी है। अब इसके अलावा कोई भी और हार्ट फेलियर का कारण हो, किसी भी तरीके से अगर हार्ट फेल होता है तो जो खून पीछे दिल में जमा है उसके चलते एट्रिया डायलेट होते हैं और उसके चलते ही रिदम खराब होती है। अब इसका जो परफेक्ट इलाज है, परफेक्ट इलाज मतलब अगर किसी वाल्व की बीमारी के कारण हुआ तो उसको पहले आप ठीक करो, पर दूसरा होता है कि जो भी सोर्सेस हैं ये अरिथमियाज जनरेट करने के लिए, जो कि पल्मोनरी वेन्स के आसपास होते हैं और एट्रियल वॉल्स में होते हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी आती है। पहले के दिनों में ये सर्जरी हम ओपन छाती ओपन करके करते थे, आज के लिए कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर हो गया है विच इज़ कॉल्ड एज एएफ अब्लेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन अब्लेशन। तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोब से या अल्ट्रासोनिक प्रोब से पूरे उस एरिया में जहाँ से दिल की एक अबनॉर्मल रिदम जनरेट हो रही है उस एरिया को जला दिया जाता है, ताकि वहाँ से करंट पास होके इस तरफ नहीं पाए। एक लाइव एट्रियल टिश्यू कंडक्ट्स द हार्ट रिदम, बट जिसको हमने एक बार जला दिया कंप्लीटली, वहाँ स्कार बन गया, तो वो जो स्कार है वो उस सर्किट में से करंट को आगे जाने नहीं देता है। दैट इज़ द मेन फिलॉसफी बियॉन्ड ऑल दीज करेक्टिव एब्लेशंस।
अब एक स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि आप उस दिल की धड़कन को करेक्ट करने की कोशिश करो बाय डूइंग द एब्लेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। उसके लिए मेज 1, मेज 2 जो आजकल की तरफ से चल रहा है, मेज 4 ऑपरेशन तक पहुंच गए हैं, मेज 5 इज ऑल्सो जस्ट कमिंग। तो दीज आर द ऑपरेशंस जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की दिल की धड़कन को करेक्ट कर सकते हैं। बट इनमें जो एक्यूरेसी है कि भाई कितना % पेशेंट्स में हम दिल की धड़कन ठीक कर पाएंगे, वो 70 से 80% ही होता है। इन द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड 80% इज द मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट और 70% इज स्टैंडर्ड अदरवाइज मोस्ट ऑफन प्लेसेस, जिसमें कि 70% लोगों में, अधिकतर सेंटर्स में हम अच्छी दिल की धड़कन दे पाएंगे आफ्टर एब्लेशंस। एक और स्ट्रैटेजी होती है कि भाई ठीक है, अब दिल की धड़कन को तो हम छोड़ चुके हैं, हमने माफ़ कर दिया कि चलो भाई अब नॉर्मली रिदम रहे, बट कम से कम जो खून का थक्का बन रहा है उस एरिया में, जिसमें कि खून का थक्का बन रहा है, उस एरिया को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब उसको डिस्कनेक्ट करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसमें खून कभी इकट्ठा होगा ही नहीं और उससे क्लॉट बनेगा ही नहीं। और दूसरा, इट इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर कि भाई अब जो भी हुआ आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो उसके लिए देयर आर अ फ्यू ऑपरेशंस जो कि कैथेटर बेस्ड अब्लेशंस भी, कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक वॉचमैन डिवाइस। टिपिकली एक डिवाइस आता है जो कि ऐसे, अगर हमारा अपेंडेज है तो उसमें एक तार के ज़रिए आप उसमें वॉचमैन डिवाइस रख देते हो ताकि ये पूरा एरिया ही हमेशा के लिए पैक हो गया। या यही चीज़ अमूमन हम सर्जरी के दौरान करते हैं। अगर हमें वाल्व की सर्जरी करनी है, माइट्रल वाल्व की सर्जरी करनी है, एओर्टिक वाल्व की सर्जरी करनी है, ट्राइकस्पिड वाल्व की सर्जरी करनी है, तो किसी भी सर्जरी के दौरान जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज है, ऐसे किसी भी पेशेंट में जिसमें कि एट्रियल फिब्रिलेशन की हिस्ट्री रही है कि पहले एट्रियल फिब्रिलेशन हो चुका है, टिपिकली एक सर्जन, मेरे जैसा सर्जन, हम LA अपेंडेज, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को बांध देते हैं। हम अंदर से टाँके लेके, अगर पूरा ओपन हार्ट सर्जरी है तो, अगर क्लोज्ड हार्ट सर्जरी भी है तो बाहर से उसे बांध देते हैं स्टिच करके, सो दैट वहाँ पे कभी खून जाएगा ही नहीं और वहाँ से थक्का बनेगा ही नहीं और लकवे की रिस्क कम हो जाती है उससे। सो जो मैसेज है आपके लिए, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि केवल एट्रियल फिब्रिलेशन के चलते लकवा एक बार हो चुका है, भले वो छोटा एपिसोड हो या बड़ा एपिसोड हो, ऐसे पेशेंट्स में लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को सर्जिकली, अब सर्जिकली बांधने की, सपोज हमें और कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी उस केस में एक छोटा सा ऑपरेशन करके, इतना सा की होल सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से हम इतने से चीरा करके लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को कंप्लीटली ज़िंदगी भर के लिए बांध सकते हैं ताकि वो समस्या फिर कभी आए ही नहीं। दूसरा ऐसा ही चीज़ कि भाई यदि आपको वॉचमैन डिवाइस जैसी डिवाइस होती है जिसमें कि तार से ही डाल सकें, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से इन गुड सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस। आई होप आज आपको मेरी सारी बातों से एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में कोई जानकारी मिली होगी। वी शुड नॉट टेक इट एज अ रूटीन थिंग। अभी तक कई सारे फिजिशियंस एट्रियल फिब्रिलेशंस में बस एक ज़िंदगी भर की दवाई देते चलते हैं। उनको आगे के ये दोनों तरीके कि लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को हैंडल करना या फिर AF को अब्लेट करना, इन दोनों को समझाते ही नहीं है। दैट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस। अगर किसी को ऐसा डिस्ट्रेसिंग एट्रियल फिब्रिलेशन बार बार होता है तो डेफिनेटली इंक्वायर अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन अब्लेशंस, बिकॉज वो बहुत ही कम सेंटर्स में होता है, इसीलिए पेशेंट को भेजना पड़ता है। द मोस्ट ऑफ द क्लिनिशियंस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सेंडिंग द पेशेंट टू द एरियाज, बट जहाँ जहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है लाइक आवर्स, वी हैव अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी यूनिट हियर, जिसमें कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन अब्लेशन 70 to 80% की एक्यूरेसी के साथ हो सकता है। ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं NCR में या किसी भी बड़ी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में डेफिनेटली EP स्टडी के लिए और EP के स्पेशलिस्ट आ चुके हैं। छोटे शहरों में अभी तक ये समस्या है क्योंकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा हैं नहीं अभी तक। और जो दूसरा जो मैंने सर्जरी के थ्रू बताया कि एक छोटी सर्जरी के थ्रू, वो तो देखिए कहीं पे भी, कोई भी, जहाँ भी हार्ट सर्जरी होती है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को ईजिली बांधा जा सकता है और उसमें यूजुअली खर्चा बहुत कम आता है। अब जैसे वॉचमैन डिवाइस है वो काफ़ी महंगा प्रोसीजर है क्योंकि वो डिवाइस है, कंपनी डिवाइस बना के बेचती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सर्जन ने केवल एक टाँका लगाना होता है तो एक टाँके से आसानी से वो ऑपरेशन हो जाता है, उसकी कीमत भी कम होती है। So if you like this video, please share with your friends and subscribe to my channel also. Thank you very much.